विधानसभा में चंपाई सरकार का 1,28,900 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश। किसान ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 2 लाख। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने का दिया निर्देश। जल्द की जाएगी विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति। जमशेदपुर में सीआईआई की वार्षिक बैठक में राज्यपाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए भारतीय उद्यमियों को उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 2 एकलव्य विद्यालयों का किया उद्घाटन। कहा, सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिता आनंद और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तमिलनाडु दौरे के क्रम में तिरुपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए देश की जनता को हो रहे फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये एमजीआर की कर्मभूमि है, जिन्होंने परिवारवाद की परंपरा से हटकर काम किया था। परिवारों के लिए पीएम आवास, और आज पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। நண்பர்களே, மோடி வேலை செய்யும் பொழுது அவர் அத்தனை एमजीआर की जन्मभूमि कैंडी जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां के लोगों से उनकी बात की थी। आज मैं उनकी कर्मभूमि तमिलनाडु आया। एमजीआर ने परिवारवाद की परंपरा से हटकर सुशासन की महान परंपरा को स्थापित किया था। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम किया, और यही कारण था कि समाज के नौजवान और महिलाएं उनका इतना सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आज भी समाज के गरीब तबके के लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता कहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लगभग 1800 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की एक जनसभा को भी संबोधित किया। It is always a pleasure to come to Thiruvananthapuram. The city is full of warm and affectionate people. I remember when I was here last year, thousands of people had gathered along the roads to bless me. I get so much love from the people of Kerala. This also motivates me to repay their faith with more hard work. झारखंड विधानसभा में आज चंपाई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट में किसानों की ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 12.47% की वृद्धि के साथ 28,475 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासता से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बजट को समावेशी और दीर्घकालिक लाभ वाला बताया।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट सदन में पेश करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के साथ ही राज्य के आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ने के पहले कुछ नहीं बोलता, बजट पढ़ने के लिए हजारों क्वेश्चन कीजिए बोल देगा वो। बजट में राज्य सरकार ने गांवों और गरीबों को छूने की कोशिश की है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसानों के हित में कई नई सिंचाई योजनाओं का भी प्रस्ताव है। ये है पीपुल्स बजट है, सुन लीजिए, पीपुल्स बजट आम लोगों का बजट है। और जब मेरे जैसे आदमी पीपुल्स कहता है तो बराबर उसका अर्थ होता है पुअर पीपुल। बजट में केंद्रीय योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए कई नए प्रस्ताव हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2500 किलोमीटर पथ और 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। पीपुल में सब नहीं आते हैं, बड़े बड़े नहीं आते हैं। पीपुल मीन्स पुअर पीपुल, उन्हीं का बजट। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि लाने का निरंतर प्रयास किया गया है ताकि परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। पूंजीगत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 160% वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे शानदार बताया और कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि लाने वाला बजट है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है और सभी चीजों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है और लगातार इस बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बजट को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए लाभकारी बताया। तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके हमारा बजट रहा, जिसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि की बात हो, या और भी जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारा ग्रीन कार्ड की बात हो, पीताम्बर पीताम्बर योजना की बात हो, हर तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य कर। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी ने बजट को खाओ पकाओ की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि केवल कॉपी पेस्ट बजट है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। इससे राज्य में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। सरकार को कुछ नया योजना, नया स्कीम जिसमें लूटपाट, नया तालाब को क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है। प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने राज्य सरकार के बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया। बजट का ही कहीं न कहीं एक रूपांतरण मात्र है और कई एक फील्ड स्कीम इनकी, चाहे वो पेट्रोल में सब्सिडी का मामला हो, चाहे फिर वो आपका हड़िया दारू छुड़वाने के लिए जो उनकी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने संथाली, हो, कुडुक, खड़िया, मुंडारी सहित अन्य जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए भारतीय उद्यमियों को उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल आज जमशेदपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की वार्षिक बैठक को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। सीआईआई की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि व्यापारियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की गुणवत्ता उसके व्यापार का भविष्य तय करती है। Competing with each other. There are days that you can reduce your quality and you make your product cheaper and compete in the market. That theory has gone entirely. You have to see that you are really competing in the market. बाद में राजभवन से आरक्षण बिल वापस लौटाए जाने के पत्रकारों के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि संविधान के अनुरूप जो भी सही है वही हम करेंगे। किसी के दबाव में हम कोई काम नहीं करते हैं। They made 177% reservation. That is against reservation. भारतीय उद्योग परिसंघ की इस वार्षिक बैठक को देश के कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस बैठक में सरकार की उद्यम नीतियों पर गहन चर्चा की गई। जमशेदपुर से
राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। केंद्रीय जनजातीय मामले तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के पाकरटांड और बांसजोड़ प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन किया। एकलव्य विद्यालय के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई है। इससे सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। जहाँ पर तीरंदाजी एक तरफ होगा, एक तरफ हॉकी होगा, एक तरफ क्रिकेट होगा, ऐसे तो भी स्कूल में चाहते हैं बच्चों के खेल के रुचि के प्रति उसको उस तरह का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से देश के विकास का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए भी विशेष योजना शुरू की गई है और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय मंत्रालय इसका एक योजना बनाए और उन लोगों तक सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, आवास की सुविधा, पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। सिमडेगा के पाकरटांड और बांसजोड़ प्रखंड में एकलव्य विद्यालय खुलने से इस क्षेत्र के जनजातीय बच्चों को लाभ होगा। स्थानीय लोगों ने एकलव्य विद्यालय खोलने की सरकार की पहल की सराहना की है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुउद्देशीय सभागार के साथ साथ जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि पीएम श्री स्कूल योजना के तहत न सिर्फ स्कूलों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर उसे तैयार भी किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा विद्यालय के माध्यम से दिया जाएगा। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय हो, लोगों की पहली जो देख रहे अभिभावकों की पहली पसंद होती है कि हम बच्चों का दाखिला कराएं। समाचार में फिलहाल लेते एक छोटा सा विराम। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के दीक्षांत समारोह में भाग लेने रांची आएंगी। वे सुबह 11 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सड़क मार्ग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आईजी अभियान एडी होमकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने के बाद उसी दिन राष्ट्रपति ओडिशा जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च को धनबाद में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिंदरी हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं।
इसके बाद वे बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डे पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर एसपीजी की टीम धनबाद पहुंच चुकी है। टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। बजे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे। वो सिंदरी में हॉल का उद्घाटन भी करेंगे, क्योंकि उनका कहना भी है पहले से भी हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो शिलान्यास भी उन्होंने 18 में किया था, अभी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ आकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के निमित्त अभी सारे एसपीजी के लोग आए हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं सारे। कैसे कहाँ से वो आएंगे मंच पे, क्योंकि अब इधर उन्होंने वो जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो आने के बाद वो बाहर आएंगे और इनकी एंट्री सामने से पब्लिक के बीच से करेंगे वो। तो वो सब वही पैसेज वगैरह सब लोग देख रहे हैं, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, जो वीवीआईपी जाएंगे वो कैसे आएंगे, पार्किंग का व्यवस्था क्या होगा उनकी गाड़ियों की, या फिर जिनको मंच पे जाना है, जिनको रिसेप्शन लाइन में जाना है वो लोग कैसे जाएंगे क्या। तो यही सारी व्यवस्था के संबंधी बैठक हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले पर कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है। पिछले 12 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा था, जिसके आरोप में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। गिरिडीह जिले के नगर भवन में आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्र रोजगार से संबंधित जानकारी लेने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इस मेले ने युवाओं में उत्साह का संचार किया है। रोजगार मेले को संभालना है, आशा रखती हूँ यहाँ के जितने बच्चे को जो हो रही है। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस मेले के माध्यम से कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मेले में कुल 20 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें राज्य एवं राज्य के बाहर की 20 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अब तक 1100 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। यहाँ आयोजित जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला में काफी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। 18 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 1100 अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और मुझे बताया गया है कि उनमें से कईयों को आज ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के रोजगार मेले के आयोजन से बेरोजगार युवाओं को काफी लाभ हुआ है। अब जरूरत है इन युवाओं के मनोबल को और बढ़ाने की। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोराबादी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। उपायुक्त ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और बात मौसम की। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद गरज के साथ बारिश हुई। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ राज्य में एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से कल भी कुछ इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 29 फरवरी से मौसम साफ होगा, लेकिन इसके बाद 2, 3 और 4 तारीख को कुछ हिस्सों में फिर से बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 19 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य समन्वय समिति के सदस्य योगेंद्र प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा भेजा, जिसे कार्मिक विभाग ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि योगेंद्र प्रसाद राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजधानी रांची के एक मॉल में कुसुम का ब्याह की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। ये कहानी कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन के समय एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है। ये फिल्म अगले 1 मार्च से सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च को प्रस्तावित धनबाद दौरे की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने सफाई के साथ साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान भी शुरू कर दिया है। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में चंपाई सरकार का 1,28,900 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश। किसान ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 2 लाख।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी स्कूल में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने का दिया निर्देश। जल्द की जाएगी विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति। जमशेदपुर में सीआईआई की वार्षिक बैठक में राज्यपाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने के लिए भारतीय उद्यमियों को उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 2 एकलव्य विद्यालयों का किया उद्घाटन। कहा, सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।